नमस्कार, स्वागत है आपका एवन न्यूज की इस खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। यदि आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो उसका उपयोग थोड़ा संभल कर करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी ठग का अगला शिकार बन जाएं। दरअसल फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया साइट्स पर लड़कियों के नाम पर फर्जी आईडी बनाकर पुरुषों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है और फिर दोस्ती के बहाने प्यार का झूठा खेल खेला जाता है। राजधानी जयपुर में ऐसे ही एक मामला सामने आया है, जिसमें युवक को झूठे प्यार में फंसाकर मिलने के लिए बुलाया और फिर ठगों ने उसका अपहरण कर लिया। इसके बाद मारपीट की और पैसा भी लूट लिया। वहीं इन दिनों वीडियो कॉल का चलन भी तेजी से बढ़ा है, जिसमें न्यूड महिलाओं को दिखाकर वीडियो रिकॉर्ड की जाती है और फिर ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू किया जाता है। ऐसे में आज हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि आखिर कैसे आप इन ठगों की ठगी का शिकार हो जाते हैं और कैसे इनसे बचा जा सकता है। और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में जुड़े हुए अनिल गुटवाल जी, जो कि पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। इसके अलावा हमारे साथ में कुछ देर में जुड़ेंगे आयुष भारद्वाज, जो कि साइबर एक्सपर्ट है। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं अनिल जी से। अनिल गुटवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी एक लंबा अनुभव रहा है पुलिसिंग का, तो ये जो लगातार नया जो चलन बढ़ा है, इसमें किस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, आपने भी देखा होगा। देखिए, आमतौर पे जहाँ सोशल मीडिया को एक अच्छा नेटवर्क माना जाता था एक दूसरे से जुड़ने के लिए, लेकिन इसका दुरुपयोग ज़्यादा चलन में आने लगा है। पहला तो ये देखते हैं कि आप किसी अननोन व्यक्ति का आपके पास कोई मैसेज आता है, लिंक आता है, कोड आता है, या फिर कोई रिक्वेस्ट आती है फ्रेंड की। आपने बाई चांस आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली, तो आप एक तरह से वहाँ उसको पर्दे के पीछे कौन बैठा है, वो क्या है, वो एक तो गर्ल्स के नाम से अब फेक आईडी बनाते हैं। फेक आईडी बना के, और ये एक फेक आईडी तो होता है, उसके बाद में वो फ्रेंड रिक्वेस्ट के बाद अप्रोच करते हैं, कुछ प्यार का नाटक करते हैं। इवन इसके साथ साथ एक बॉर्डर एरिया के अंदर हमने ये देखा है कि जासूसी का भी पाकिस्तान से या और अन्य देशों से इस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए भी फेक आईडी का प्रयोग करके उनको दोस्ती का झांसा देके और उनको वहां बुला लिया जाता है। ये इसके अलावा आपसे पैसे ऐंठने का, आपके जो अकाउंट नंबर प्राप्त करने का, आपके लिंक का, आपके अकाउंट्स के सारे उसका मैसेज से प्राप्त करके और आपका एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा के कि आप उनको मजबूरन किसी दोस्ती करने के लिए या किसी लॉटरी का झांसा देके आपसे आपके बैंक के आईडी नंबर मांग लेते हैं, और उसका जो मैसेज आता है तो उस मैसेज के आधार पे वो सारा आपका अकाउंट भी खाली कर लेते हैं। यही नहीं कि लड़ाई झगड़े, मारपीट, टेररिस्ट एक्टिविटीज से और अकाउंट्स के, ये तीनों आइटम खुले हुए हैं। कोई पता नहीं लगता है कि पर्दे के पीछे कौन ऑपरेट कर रहा है। ये अभी जो मामला अभी जयपुर के अंदर भी देखने में आया है कि लड़की बन के दोस्ती की, उसको बुला लिया, उससे मारपीट भी कर ली और आपका पैसा भी लूट लिया। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसके लिए आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। आईटी एक्ट साफ कहता है कि अगर आप किसी उसमें है, अगर आपका अकाउंट चला गया, चाहे आरबीआई है, वो भी कहता है कि आप 2 दिन वेट करो, आपका पूरा पैसा आता है या नहीं आता है 100% कह नहीं सकते हैं। कई बार पैसा एक बार निकल जाने के, विदेश से ये कॉलिंग की जाती है इंटरनेट के माध्यम से, जो लोकल अथॉरिटी है, साइबर सेल को भी पहुंचने में, उनको डिटेक्ट करने में काफ़ी समय लग जाता है। जो सोशल मीडिया के ऊपर एजेंसीज है, उनसे भी सूचना प्राप्त होने के ऊपर समय होने पर पुलिस को भी एक्ट करने में थोड़ा समय निकल जाता है और अपराधी बच के निकल सकते हैं और काफ़ी दिन वो अपने आपके पैसों पे ऐशो आराम कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं, इनसे आपको बचने की आवश्यकता है, और वो बचाव अपना खुद का है। आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अनजान उसको अपना लिंक नहीं साझा करें, उनको अपनी डिटेल नहीं भेजाएं। जहाँ तक है अकाउंट्स का, जो आपके पास नंबर आता है अकाउंट्स का,
वो भी शेयर नहीं करें। ये बाकायदा बैंक भी सारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन भी है, हमारी गाइडलाइन भी है। पुलिस जो है हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर साइबर सेल गठित करने पड़ रहे हैं, क्योंकि इनके मामले अब तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बहुत फास्ट। और मैं ये मान के चलता हूँ कि पुलिस का भी समय इसके अंदर वो देना चाहती है, लेकिन इतने मामले एक साथ हो जाने के कारण उन्होंने भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस किए हैं कि भाई प्रायोरिटी के 5,000 से ऊपर के जो रुपए का मामला है उसको पहले हम कैरी आउट करेंगे, उसके बाद में सभी को लेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके अंदर हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अनिल गोठवाल साहब, अमूमन क्या होता है कि जैसे इसमें जब किसी को टारगेट किया जाता है, ब्लैकमेलिंग उसकी की जाती है, तो होता यह है कि सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल होने की वजह से सामने वाला जो पीड़ित होता है वो मतलब उसमें कानून की मदद लेने से घबराता है, कतराता है। तो क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए, ये मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरे हम उम्र का एक मेरे मित्र हैं, उनके पास एक लिंक आया। लिंक को बाय द वे उन्होंने खोल लिया। वो LIC के अंदर एजेंट है, और लिंक को खोलते ही उसमें से न्यूड पिक्चर आउट हुई। ना तो उन्होंने कभी किसी को कॉल किया ना, लेकिन एक लिंक आया और लिंक के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करते ही न्यूड पिक्चर आई। उसके बाद में वेरी सेकेंड डे उसके पास कॉल आया कि आप इतने पैसे दीजिए, नहीं तो हम आपकी ये न्यूड फिल्म है, आप इस तरह की औरतों से चर्चा करते हैं और ये करते हैं। उनका ये हुआ कि वो सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण 2 दिन उसने बताया नहीं, क्योंकि वो बचपन के मेरे मित्र थे, तो उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया। तब मैंने साइबर सेल को अप्रोच की, तो ये वास्तव में वहाँ जाके पता करा कि ये एक फेक लिंक है। आपसे पैसे उठाने के लिए आपके कॉल मांगा गया, और उससे कॉल तो लोग बाग इतने एक एज ग्रुप छांटते हैं कि 50 से ऊपर वाले इस चीज़ को प्रिफर करते हैं। वो लिंक पे चले जाएंगे, खाली बैठे हैं, और तो उनसे वो पैसा मंगाते हैं, और लोग बाग पैसा भेज रहे हैं। पैसा भेजने के बाद में साइबर सेल के अंदर इस तरह की रिपोर्ट्स आई है, और सारे के सारे तो बताते ही नहीं है, 95% तो बताते ही नहीं है। परिवार में सामाजिक अपनी बीवी को बच्चों के सामने के पापा या ये हमारे रिश्तेदार इस तरह की न्यूड फिल्म का देखते हैं, जबकि उनका कोई लेन देना नहीं है। तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि इस प्रकार के लोगों के खिलाफ एक मुहिम चला के और बिल्कुल आगे आके और रिपोर्ट करनी चाहिए। जो ये रिपोर्ट नहीं करते हैं उसके कारण से इनके हौसले ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और ये इसके ऊपर ऑनलाइन पेटीएम के मार्फत पैसा मंगा लेते हैं। बिल्कुल। तो कानून साफ तौर पर आपकी मदद करने के लिए तैयार है। कानून कहता है कि आपको सामने आना चाहिए, और जो आपकी यदि आप पीड़ित हैं तो आपको सामने आकर इसकी शिकायत करनी चाहिए। हमारे साथ में आयुष भारद्वाज भी जुड़े हुए हैं, जो कि साइबर एक्सपर्ट है। हम आयुष भारद्वाज का रुख करेंगे। आयुष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आजकल यदि सोशल मीडिया साइट्स की बात करें तो किस तरीके से लोगों को फंसाया जाता है, उसके बाद में ब्लैकमेलिंग का शिकार उन्हें बनाया जाता है? देखिए, बहुत सारे जो गैंग्स हैं वो बेसिकली जो 13 साल से 18 साल के बीच के लोग हैं उनको टारगेट करते हैं, एक केस। दूसरे केस में जो एक गैंग से टारगेट करते हैं ऐसे लोग जिनकी एज ज्यादा है, यानी 50+ है, और जो थोड़ा हाई प्रोफाइल जगह से, हाई प्रोफाइल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। अलग अलग तरीके से, जैसे 13 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको टारगेट करने का तरीका होता है, उन्हें साइबर बुलिंग करी जाती है। यानी उनको जबरदस्ती कोई पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखाया जाता है, उनके साथ चैटिंग करी जाती है, फिर उस चैट्स को वायरल करने की धमकी देकर उनसे जो भी रिलेटेड है उनसे वीडियोस मंगवाए जाते हैं। इस तरीके से उनको एक चेन में फंसाया जाता है। जो 50 साल या इस टाइप के जो हाई प्रोफाइल मामले होते हैं, इनमें आमतौर पर देखने को ये मिला है कि व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आता है। जैसे ही यूजर उस वीडियो कॉल को उठाता है, एक सामने से एक न्यूड जो है वीडियो स्टार्ट हो जाता है। अब होता क्या है कि जिस व्यक्ति ने ये कॉल किया है वो कॉल अपनी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो ऑन कर देता है। तो होता यह है कि जो सामने वाला व्यक्ति यानी जो विक्टिम है वो उसको वो जो चैटिंग करता है या जो कॉलिंग करता है उसमें दोनों के फेसेस आ जाते हैं। फिर उसके बाद वो उनकी फेसबुक आईडी पर जाता है और ये धमकी देता है कि अगर आप हमें इतने पैसे नहीं देंगे तो हम आपके फेसबुक कॉन्टैक्ट में या इंस्टाग्राम पर जो भी लोग हैं, जो आपके फैमिली फ्रेंड्स और साथी लोग हैं, कलीग्स हैं, उनको हम आप ही मैसेंजर के अंदर ये वीडियो भेज देंगे कि आप इस तरीके से अश्लील कॉलिंग करते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा हो और इन चीजों का ध्यान के कारण लोग जो इस ट्रैप में फंसते हैं। होता ये है कि अमाउंट बहुत छोटा मांगते हैं ये लोग, 2,000, 3,000, 5,000।
एक बार जैसे ही देना शुरू करते हैं तो ये अमाउंट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। बड़ी बात ये है कि व्हाट्सएप का जो प्लेटफॉर्म है वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, यानी गवर्नमेंट या कोई भी सिक्योरिटी एजेंसीज का इसके ऊपर कोई कंट्रोल है नहीं डायरेक्टली। इसी चीज का साइबर अपराधी फायदा उठाते हैं, ये वर्चुअल नंबर्स का यूज करते हैं जो कि इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है, तो ऐसे में इनको पकड़ पाना पुलिस के लिए भी काफी हद तक मुश्किल हो जाता है। अच्छा आयुष जी, मुझे ये बताइए कि अमूमन इस तरीके के जब मामले सामने आते हैं तो किस तरीके का बचाव हमें रखना चाहिए, चाहे से वो 13 से 18 साल के बच्चे हों या 50 से ऊपर के लोग हैं, या तमाम जो लोग जो कि सोशल मीडिया साइट्स का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप का भी यूज करते हो, तो कैसे वो बच सकते हैं इन तमाम चीजों से? देखिए, अगर घर में बच्चे 13 से 18 वाले एज ब्रैकेट में हैं, तो जो पेरेंट्स हैं उनको पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर्स अपने फोन में और बच्चों के डिवाइसेस में रखने चाहिए। होता क्या है कि बच्चे की ऑनलाइन एक्टिविटी वो क्या कर रहा है, किन सोशल साइट्स पर विजिट कर रहा है, किन ऐसी प्रतिबंधित वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो पेरेंटल कंट्रोल जो सॉफ्टवेयर्स है वो अलर्ट कर देते हैं फैमिली मेंबर्स को। और ये बहुत नॉमिनल चार्जेस पे मिल जाते हैं, ऑलमोस्ट 1000 टू 1200 रुपीज पर ईयर के चार्जेस पे अच्छे पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। होता है इसका ये भी है कि बच्चे के फोन में कोई मॉलवेयर है, वायरस है, इससे भी जो है काफी जैसे एडल्ट वेबसाइट्स की तरफ जो है एड कैंपेन्स के थ्रू बच्चों को ले जाया जाता है, तो उससे भी वो बच पाते हैं। अब जो बाकी के जो लोग हैं, पहली चीज ध्यान रखें कि आपकी बहुत ज्यादा निजी जानकारी सोशल मीडिया पर देने से बचें। मसलन बहुत लोग लोगों का एक ट्रेंड है कि फेसबुक के अंदर अपने सारे रिलेशनशिप बता के चलते हैं कि ये मेरे फादर हैं, ये मेरे कजिन्स हैं, ये वो हैं, सबकी प्रोफाइल जो है वो लिस्ट करके चलते हैं। मैक्सिमम लोग अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर फ्रेंड लिस्ट को जो है वो ऑन नहीं रख मतलब उसको पब्लिक रखते हैं, तो कौन किसके फ्रेंड लिस्ट में कितने लोग हैं ये इजीली पता होता है। तीसरी चीज, कोई भी अननोन नंबर से अगर आपके पास वीडियो कॉल आ रहा है, चाहे वाया स्काइप आ रहा है, चाहे वो व्हाट्सएप पे आ रहा है, चाहे आप कोई फेसबुक की किसी प्रोफाइल से ही वीडियो कॉल आ रहा है, तो ऐसे अननोन कॉल्स को वीडियो कॉल्स को उठाने से बचें, क्योंकि ये ब्लैकमेलिंग का बहुत सस्ता जरिया है। इस टाइप के जो साइबर अपराध करने वाले जो अपराधी हैं वो कोई बहुत टेक्निकली साउंड भी नहीं होते हैं, ये सिंपल जो है एक बेसिक एक जो बग है उसका फायदा उठाते हैं और लोगों को परेशान करना शुरू कर देते हैं। इस टाइप की अगर कोई गतिविधि आपके साथ होती है तो पुलिस के साथ कांटेक्ट करें, क्योंकि इन लोगों को एक बार आपने पेमेंट कर दिया तो फिर ये हर महीने या हर इंसिडेंट पर ये पैसे मांगना शुरू कर देंगे। आयुष जी, लगातार ये भी अभी जैसे अनिल गोठवाल साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, ये बता रहे थे कि आजकल सेना की जासूसी के लिए भी इस तरीके का इस्तेमाल दूसरे जो पड़ोसी देश है वो करते हैं, अमूमन ये मामले सामने भी आते हैं, तो इसको लेकर भी सुरक्षित रहना चाहिए। जी, आमतौर पर पाकिस्तान जैसे देश तो ये इसके लिए इन्होंने बाकायदा डेडिकेटेड सेल बना रखी है। इंडियन आर्मी ने काफी बार इसको लेकर सेना के अलग अलग जो यूनिट्स हैं उनको अलर्ट किया है। ये लोग इन्होंने बाकायदा फीमेल्स के नाम से फेसबुक आईडीज बनाकर जो भारत के जवानों को फ्रेंड रिक्वेस्ट ये लोग भेजते हैं। कई ऐसे मामले जैसलमेर बाड़मेर में भी आए हैं और वहाँ के सिविलियंस को ये लोग टारगेट करते हैं, वहाँ के ऐसे लोग जो उस इलाके में रहते हैं और फिर उनको जो है हनी ट्रैप में फंसाकर उनसे देश की से जुड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। और ये बहुत सस्ता और बहुत कह सकते हैं बहुत इजी गोइंग जुगाड़ है जो ये विपक्षी विदेशी जो देश हैं भारत की को थ्रेट पहुंचाने के लिए करते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि देखिए, जब तक फेसबुक की सीधी खुद की पॉलिसी भी है, जब तक अगर आप किसी को नहीं जानते हैं, पर्सनल नहीं जानते, तो आप उसको फेसबुक पर ऐड ना करें। दूसरा, बहुत से लोग हैं जो फेसबुक पर एक तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं करते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि उनके अकाउंट के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज अकाउंट हो सकता है, कभी भी हैक हो सकता है। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन हमेशा ऑन रखें। अपना मोबाइल नंबर जो है उस पर वेरीफाई करवा के रखें। और जो डिटेल है, जैसे आप मान लीजिए कहाँ आप विजिट करते हैं, आप कहाँ चेक इन कर रहे हैं, आपके फ्रेंड लिस्ट में कौन कौन लोग हैं, आपके फैमिलीज की क्या क्या फोटोग्राफ्स है, तो इन चीजों को बहुत ज्यादा पब्लिक ना रखें। इसको आप फ्रेंड्स पे ही कर सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स भी कर देते हैं। तो यानी अगर आपके किसी मित्र से ऐसे लोग जुड़ गए तो वो आपकी आईडी का भी एक्सेस ले पाएंगे। कुछ चीजें हैं ये मैं कह सकता हूँ कि टेक्निकल टर्म्स में देखें तो ये हैकिंग का पार्ट नहीं है, ये बेसिकली एक सोशल इंजीनियरिंग है। यानी कुछ टेक्निक्स, छोटी छोटी ट्रिक्स का उपयोग करके ये लोग जो निजी जानकारियां निकाल रहे हैं, इसको केवल आम उपभोक्ता अपनी सतर्कता रखते हुए, अपनी चीजों को सतर्क रहते हुए वो उनको ठीक कर सकता है। बिल्कुल। तो आयुष जी और अनिल गोठवाल जी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी इस चर्चा को जारी रखेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ में अनिल गुटवाल जी भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। अनिल जी, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि अमूमन लोग ये समझ लेते हैं जब वो इस शिकार होते हैं इन सब चीजों का, तो उनको लगता है कि जैसे हम खुद अपराधी बन गए हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल होने के डर से वो कुछ बताते नहीं है। तो ऐसे में कानून में क्या प्रावधान है जिनका आप सहारा ले सकते हैं, कानून का सहारा लेकर जो ऐसे दोषी है उन तक पहुंच सकते हैं? राजस्थान में हर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर साइबर सेल बने हुए हैं और अब तो सब डिवीजन हेडक्वार्टर के ऊपर भी है। प्रत्येक थाने के ऊपर अब ट्रेन करके और साइबर अपराधियों से निपटने के लिए कुछ हमारे अधिकारी वहाँ लगे हुए हैं। प्रत्येक थाने के ऊपर मिल जाएगा। छोटा मोटा कोई भी अगर इस प्रकार की कोई घटनाक्रम होता है तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको तुरंत सहायता हेल्प मिल जाएगी। सबसे ज़्यादा हमारे पास जो केसेज आते हैं वो ये आते हैं कि साहब हमने उन्होंने अकाउंट का वो नंबर मांगा, हमने दे दिया, अकाउंट से शेयर किया और हमारा पैसा ट्रांसफ़र हो गया। सबसे ज़्यादा आर्थिक हानि का जो है वो केसेज आ रहे हैं। दूसरा, ये हनी ट्रैप के मामले जो हैं, हनी ट्रैप के मामले सबसे ज़्यादा इससे, लेकिन हमें सहायता भी मिली है कि हनी ट्रैप के मामले खुले भी इसी सोशल मीडिया और इस टेक्नोलॉजी की वजह से हैं और उसमें हमें हेल्प भी मिलती है और फुल प्रूफ हमारे पास में अकाउंट्स और ये नंबर भी आते हैं ताकि उनको सज़ा दिलाने में भी सहायता मिलती है। तो मेरा ये मानना है कि आप कभी भी पुलिस से अपने जो भी हैं शेयर करें, उनको रिपोर्ट करें। एक उदाहरण के तौर के ऊपर मैं जाऊंगा कि एक निविदा के ऊपर एक ऑफिसर थे, उन्होंने अखबार के अंदर दिया कि ये हमारे विभाग की निविदा खुलने वाली है। उनसे एक लड़की ने कांटेक्ट किया कि आप ये निविदा कब खोलेंगे। आप ये मान के चलिए कि उनको चाय पानी के लिए ऑफ़र किया और वहाँ जाके ऑलरेडी पहले से फुल प्रपोज किया, जबकि उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था। अच्छे अफसर है लेकिन उनको ऐसे चंगुल में फंसा लिया और वहाँ उनके साथ ज़बरदस्ती मारपीट की कि आपने, जबकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया था और उनके साथ मारपीट की गई और झूठा केस बनाया। बाद में खैर वो उनका कोर्ट से वो रिलीफ मिला उनको। लेकिन ये सारी चीज़ें सामने आने के ऊपर ही रिलीफ दिला सकती है पुलिस। पहले तो ये माना जाता था कि आप सही कह रहे हैं, वो पीड़ित नहीं है, वो तो वो अपराधी समझता था अपने आप को। समाज भी, परिवार के लोग भी, यार दोस्त मित्र सभी ये कहते थे। ये तो भला अभी पिछले राजस्थान के अंदर ट्रेंड चला है 5-6 साल पहले हमारे दिनेश एनएम साहब को लोगों ने जब एक वो किया कि साहब ये इस तरह की ट्रेंड चल रहे हैं और ये जो ब्लैकमेलिंग हो रहा है इसके अंदर कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो एक चीज़ के बाद में आप देखिए कि ट्रेंड चला, लोग बाग आके रिपोर्ट करने लगे हैं। तो ये जो हनी ट्रैप वाला मामला है ये सेकेंडरी है, तो इसके अंदर आपको आके रिपोर्ट ज़रूर करनी चाहिए। पूरा ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, उसमें महिला है, महिला के साथी हैं। आप देखिए कि जो कोर्ट के अंदर उनकी हेल्प करने वाले और बीच के अंदर मीडिएटर्स, ये सारा एक चैन है और चैन उसको फंसा लेते हैं और उसको समझ ही नहीं आता और वो सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण पैसे लुटाता जाता है, देता जाता है। जी आयुष जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी हमने देखा 3 दिन पहले राजधानी जयपुर में एक मामला सामने आया जहां पर एक इंस्टाग्राम पर एक युवक से दोस्ती करती है एक फर्जी आईडी से बनी हुई लड़की, और उसके बाद में उसको बुलाया जाता है मिलने के लिए, फिर उसके बाद मारपीट की जाती है। कुछ युवक जो अपराधी होते हैं उससे मारपीट करते हैं, पैसा लूट लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो कार्रवाई हो जाती है, जो दोषी होते हैं उनको पकड़ लिया जाता है। लेकिन जब ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाता है, ये न्यूड कॉल किए जाते हैं, उसके बाद में क्या कार्रवाई इतना संभव हो पाती है, न्याय मिलना संभव हो पाता है? देखिए, जब मारपीट होती है तो 2 किस्से समझिए। पहली चीज तो ये है कि जैसे ही मारपीट होती है तो इंसान खुद जाकर रिपोर्ट कराता है। दूसरा, जो मारपीट होती है वो इंडिया के जुरिडिक्शन में होती है, यानी इंडिया के अंदर होती है, जयपुर के अंदर होती है। होता क्या है कि जो इस टाइप के जो न्यूड कॉल्स वाले मामले होते हैं, पहली बात तो ये नंबर रखते हैं बाहर का, वर्चुअल नंबर्स रखते हैं, यानी आपके नॉर्मल सिम कार्ड्स का यूज नहीं करते, वर्चुअल नंबर्स का यूज करते हैं। उस पर ये व्हाट्सएप एक्टिवेट कर लेते हैं या उन्हीं नंबर्स या उन्हीं इस टाइप की, मतलब आउट ऑफ इंडिया जिनके सर्वर्स, उन्हीं ईमेल आईडीज का यूज करके ये लोग इंस्टाग्राम अकाउंट बना लेते हैं। तब ये वहां से वीडियो कॉल करते हैं। होता क्या है कि ये लोग इंडिया के अंदर नहीं होते हैं, इनके मोबाइल को, इनके फोन को ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। तीसरा, इनमें से कुछ जो साइबर अपराधी हैं, बेसिकली ये ज्यादातर काम जो है वो नाइजीरियन गैंग्स ज्यादा कर रही है। इनका इन दिनों जो
स्थान है वो जयपुर हो गया, क्योंकि जयपुर में काफी नाइजीरियन गैंग्स हैं जो इस टाइप की गतिविधियां पहले भी करती थी, बीच में कुछ समय डाउन हो गई थी, अब ये वापस यही चीजें करने लग गए। ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग वॉइस चेंजिंग एप्लीकेशंस का यूज करते हैं, जिससे ये लड़के होके भी लड़की की आवाज निकाल लेते हैं। फिर दूसरा ये लोग जो है प्रॉक्सी सर्वर्स का यूज करते हैं, तो प्रॉक्सी सर्वर्स उस देश के लेते हैं जिससे इंडिया की पॉलिटिकली नहीं बनती है। मान लीजिए इंडिया के पास कहीं, जैसे जयपुर में किसी व्यक्ति के पास कॉल आ रहा है, तो सर्वर लगा हुआ है पाकिस्तान का, सर्वर लगा हुआ है चाइना का। अब पाकिस्तान की एजेंसी से डेटा मांगना पुलिस के लिए, वो भी एक इतने छोटे से मामले के लिए, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, और इसी लूप का ये लोग फायदा उठा के ये लोग बच निकलते हैं। क्या बचाव क्या किया जा सकता है यदि कानून के स्तर पर देखें, या क्या बदलाव किए जा सकते हैं आयुष जी इसमें? देखिए, कानून के स्तर पर पहली चीज तो जो भारत सरकार कर सकती है कि व्हाट्सएप में जो वर्चुअल नंबर से जो व्हाट्सएप रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, उस पर तुरंत प्रभाव से रोक लग जाए। आपका 60% से ज्यादा जो क्राइम जिसमें व्हाट्सएप इन्वॉल्व है, उसका कारण ही यही है कि व्हाट्सएप अकाउंट्स जो है वो विदेशी नंबरों पर, वर्चुअल नंबर्स पर बनकर इंडिया के अंदर एक्टिव होते हैं। इसको रोक लगाई जाए। दूसरी चीज, इस टाइप की जो ऐसी वेबसाइट्स हैं जो बेसिकली आप देखेंगे, खास करके टेलीग्राम के ऊपर आप जब देखेंगे, बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं जो एस्कॉर्ट सर्विसेज, इस टाइप के जो ग्रुप्स अब दावा करते हैं, इन ग्रुप्स पर सरकार भी की भी नजर है, और टेलीग्राम का कंट्रोल भी इंडिया के अंदर है। इजीली इस टाइप के ग्रुप्स को रोक लगाई जा सकती है। व्हाट्सएप को भी फोर्स किया जा सकता है कि व्हाट्सएप में जो इस टाइप के ग्रुप्स है उसको रोक लगाए। कारण क्या है कि कहीं ना कहीं जो साइबर अपराधी है, इसी पूरे सिस्टम का उपयोग करके लोगों के साथ ठगी करते हैं। तीसरा, जो बात लोगों के एंड पर है कि उनको अननोन सोर्सेस के वीडियो कॉल उठाने बंद करने होंगे, नहीं करेंगे तो तय मान के चलिए, क्योंकि सरकार भी कहां तक उनको बचा पाएगी। यहाँ तो पग पग पर लोग जो है वो तैयार बैठे हैं साइबर क्राइम करने के लिए। कोरोना के बाद जो ट्रेडिशनल क्राइम था वो अब शिफ्ट हुआ टूवर्ड साइबर क्राइम में, तो ऐसे में अननोन कॉल्स को जो उठाना, वो खास करके जो वीडियो कॉल्स है व्हाट्सएप पर, आप अगर उठाते हैं तो आप ये तय मान के चलिए आप साइबर क्राइम के शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल, तो आपको बचना होगा अननोन कॉल जो है उनको उठाने से। ये तमाम चीजें जो उपाय हैं जो आयुष जी ने हमें बताया, इनका सहारा लेना होगा, उसके बाद ही हम ऐसी घटनाओं से बच सकते हैं। अनिल गोठवाल साहब, यदि कानून में कुछ धाराएं हैं, नियम क्या कहते हैं आईटी के? देखिए, आईटी के नियम इंडिया के अंदर अभी भी काफ़ी पुराने चल रहे हैं। हमारे को ट्रेस आउट करने में पुलिस को, लोकल पुलिस को बहुत मतलब एक तरह से याचना करनी पड़ती है कि भाई ये नंबर का हमारे को जल्दी निकलवा के दीजिए और ये दे दिए। तो ये जो एक्सेस है पुलिस को कहीं ना कहीं हमें मिलना चाहिए, सीधा एक्सेस, बजाय ये कि आपकी जो प्रोवाइडर सर्विसेज है, जो प्रोवाइडर कंपनी है, वो हमें लेट करती है। तो एक तो एक्सेस मिलना चाहिए। दूसरा, कानून के अंदर आज भी टेक्नोलॉजी में बहुत बड़े सुधार की आवश्यकता है। ये बर्डन ऑफ प्रूफ खुद पीड़ित के ऊपर होता है, लेकिन होना ये चाहिए कि भाई आपने ये जो बैंक फ्रॉड हुआ तो बैंक कहता है कि नहीं, आप वो कलेक्ट करके लाइए एविडेंस। अब पीड़ित पक्ष कहाँ से एविडेंस कलेक्ट करके? ये बैंक की ड्यूटी है कि आपने ऐसी एक वेबसाइट तैयार की है या आपने ऐसा डेटा उसको शेयर करवाया है जिसके कारण पीड़ित के साथ चोट पहुंची है, तो पीड़ित कहाँ से? तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होना चाहिए। ये आईटी एक्ट की अभी डिमांड है। मैं आपको और दूसरा ये हमारे जो पुलिस विभाग में है, आईटी एक्सपर्ट्स अब भर्ती करने चाहिए, बजाय कांस्टेबलरी के। हम उनसे काम चला रहे हैं, अब वो समय निकल गया है। हमारे को आईटी एक्सपर्ट्स भर्ती करने पड़ेंगे, तभी हम इससे निपट पाएंगे। रहा सवाल सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, बहुत पुराना कानून है आईटी एक्ट का, उसमें कई चेंजेस करने की आवश्यकता है, ताकि ये जो बाहर से इंटरनेट के माध्यम से या विदेश में बैठे अब्रोड से वो जो चला रहे हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक अथॉरिटी कोई चेक तो लगा सके, ऐसा कानून बनना चाहिए। ये हमारे आईटी एक्ट में मेजर बदलाव करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, तो आईटी एक्ट में बदलाव करने की जरूरत है। एक बार वापस से आयुष भारद्वाज जी का रुख करते हैं। आयुष जी, यहाँ पर अनिल गोठवाल जी से भारी चर्चा हुई है, वो खुद भी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो एक्ट है वो काफी पुराने हैं, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो अपराधी होते हैं उनको लाभ मिल जाता है। इसके अलावा जो आईटी एक्सपर्ट हैं उनकी भर्ती नहीं है, पुराने जो परंपरागत पुलिसकर्मी है उन्हीं से काम लिया जा रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक कमी दर्शाते होंगे इस सिस्टम को, इस पे जीत, मतलब एक तरीके से कामयाबी हासिल करने में।
जब आईटी एक्ट बना, यानी आईटी एक्ट 2000 में जब बना, उस समय ऑलमोस्ट 1 से 1.5% केस साइबर क्राइम के होते थे कुल केसों के। आज ये जो मामला है कहीं ना कहीं किसी किसी जगह तो 50% को भी क्रॉस कर गया, यानी अगर किसी शहर में 100 क्राइम हो रहे हैं तो 50 से ज्यादा साइबर क्राइम है। अब जो सरकारें हैं, विशेषकर जो केंद्र सरकार है, वो अभी भी पुराने ढर्रे पे चल रही है। सन 2000 के बाद एक्ट को अमेंडमेंट लाया गया 2018 के अंदर। उस अमेंडमेंट में भी एज सच केवल सजाओं के प्रावधान बढ़ा दिए गए, मगर एजेंसीज को, जैसे कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, इनको शक्तियां उस स्तर की नहीं दी गई जो देनी चाहिए थी। नुकसान इसका क्या हो रहा है कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो हर 6 महीने में हो रहा है। आज आप देखिए 5G आने के बाद आपके गांव गांव के अंदर 5G का कवरेज शुरू हो गया है। तय मानिए 5G जिस दिन पूरी तरीके से 100% पूरे देश में लॉन्च हो जाएगा, साइबर क्राइम्स की संख्या ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो जाएगी। टेक्नोलॉजी के फायदे भी हैं, टेक्नोलॉजी के नुकसान भी हैं। अब क्योंकि इंटरनेट का और मोबाइल बैंकिंग का एक्सेस गांव गांव तक जा रहा है, तो जब तक सरकारें मास अवेयरनेस कैंपेन्स यूजर्स के लिए नहीं चलाएगी, यानी पहले तो लोगों को यह बताया जाए कि आप जो डिजिटल लेन देन कर रहे हैं टेक्निकली होता ऐसे है, ये इसमें नुकसान होते हैं, ये इसके फायदे होते हैं, इसमें ये बचाव करना चाहिए। आपने क्या किया, नोटबंदी करी, सीधा उठा के लोगों को डाल दिया कि आप ऑनलाइन पेमेंट करें। इस चीज को रोकना होगा। जब तक आप अवेयरनेस, अभी हो क्या रहा है, मैक्सिमम आप साइबर क्राइम के केसेस को आप देख लीजिए, लोग ओटीपी मांगते हैं, और आज भी ओटीपी दे देते हैं। लोग पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स पर अपना फोन चार्ज करते हैं, वहां जूस जैकिंग के थ्रू उनका डेटा निकल जाता है। आज भी लोग पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स पर कनेक्ट करके मोबाइल बैंकिंग कर लेते हैं, वहीं से उनका सारा डेटा निकल जाता है, फोन में मॉलवेयर आ जाता है। जब तक ये रिजिड जो रोबोस्ट सिस्टम को डेवलप नहीं करेंगे, जब तक कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की यूनिट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं बनाएंगे, तब तक इस पे कमी नहीं है। जी आयुष जी, चलिए आयुष जी और अनिल गुटवाल साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ जुड़े और अपने जो भी आपने महत्वपूर्ण जानकारियां थी वो हमारे साथ में साझा करी। तो कुल मिलाकर इसमें निकलकर यही सामने आया कि सबसे पहले तो आपको खुद को सावचेत रहना होगा, सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा, अनजान लोगों से बचकर रहना होगा, उनसे दोस्ती करने से आपको बचना होगा। और इसके अलावा यदि बात की जाए सरकार के स्तर पर, तो जो एक्ट है उसमें बदलाव यहां पर होना चाहिए, आईटी एक्सपर्ट्स की भर्ती यहां पर पुलिस में होनी चाहिए, तमाम बातें हैं वो यहां पर निकलकर हमारी इस खास चर्चा में सामने आई है। फिलहाल इस खास पेशकश पे इतना ही। आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।